Good morning, students. In last lecture, we have we have discussed about some introduction part of C++. In this lecture, we will discuss about basic concepts of OOPS. The first one is class. Now, what is class? Class is an abstract data type, or we can say that it is a user-defined data type used to bind the data and its associate function together in a single unit. मीन्स अब हम क्लास के अंदर स्ट्रक्चर में हमने क्या किया, स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को डिफाइन किया. बट इन केस ऑफ क्लास वी डिफाइन बोथ फंक्शंस एंड डेटा, या हम ये कहें वेरिएबल और फंक्शंस जो उन वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं. दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो नोन एज डेटा एनकैप्सुलेशन. व्हाई? क्यों हम इसको डेटा एनकैप्सुलेशन कह रहे हैं? क्योंकि हमने बोथ वेरिएबल्स, मेंबर फंक्शन और मेंबर डेटा को एक साथ एक ही यूनिट के अंदर बांध दिया है, उसको एक ही नाम दिया हमने. That's why it is known as data encapsulation. It allows the data to be hidden. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि data hiding is the main property of OOPS, or we can say that C++. तो डेटा को हाइड कैसे कर रहे हैं? By declaring the data members as private. हमने जो वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन किए, डेटा मेंबर्स यहाँ डिफाइन किए, उनको हमने प्राइवेट डिफाइन किया है. That's why functions are defined to operate on data and declared often as public. तो अब हम ये क्या कह रहे हैं कि डेटा तो हमने प्राइवेट डिफाइन कर दिया, बट फंक्शंस को हम पब्लिक डिफाइन करेंगे. तभी तो हम उस डेटा को क्लास के बाहर फंक्शंस की हेल्प से यूज कर पाएंगे. अगर हमने दोनों ही चीजों को, डेटा और फंक्शंस को, दोनों को प्राइवेट बना दिया, तो वह क्लास उस क्लास से बाहर यूज नहीं हो पाएगी. मेन प्रोग्राम में हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे. इसलिए जनरली फंक्शंस को हम पब्लिक एरिया में डिफाइन करते हैं और मेंबर्स को, डेटा मेंबर्स को हम प्राइवेट एरिया में डिफाइन करते हैं. ओनली फंक्शंस कैन बी विजिबल फ्रॉम आउटसाइड द क्लास. नाउ मेंबर फंक्शंस प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्रोग्राम. क्यों? क्योंकि अब पब्लिक हमने किसको बनाया? मेंबर फंक्शन को बनाया. तो मेंबर फंक्शन ही एक ऐसा तरीका है कि हम क्लास के डेटा मेंबर्स को यूज कर पाए. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इट इज एन इंटरफेस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्राम. One more thing is to be noted here, that essential features, that is private data members, are not visible to outside function. This is also known as data abstraction. We are only using the class with the help of member function. Data members को बाहर हम नहीं देख सकते. That's why it is known as data abstraction also. Class is used to define the structure of an entity. Yes, क्लास हम क्यों डिफाइन करते हैं? ताकि हमें उस पर्टिकुलर एंटिटी का स्ट्रक्चर पता लग जाए, उसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं और उसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं. इट्स ओनली स्पेसिफाइज व्हाट दे कंटेन, कि उसके अंदर है क्या. इट इज ओनली द स्केलेटन ऑफ एन एंटिटी. इट इज ओनली द स्केलेटन ऑफ एन एंटिटी. ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड टू स्टोर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ एन एंटिटी. जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब उन वेरिएबल्स की एक्चुअल वैल्यू को हम रीड और राइट करेंगे. ऑब्जेक्ट्स आर रन टाइम एंटिटीज. दे मे रिप्रेजेंट अ पर्सन, प्लेस और थिंग. फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, ये हमने पहले भी एग्जाम्पल लिया था. फ्रूट इज ए क्लास, राइट, जिसके अंदर हमने सपोज दो वेरिएबल्स को डिफाइन कर दिया, दो मेंबर्स, डेटा मेंबर्स को डिफाइन किया. वन इज टेस्ट एंड अदर इज कलर. तो जब हम फ्रूट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टेस्ट की वैल्यू क्या होगी और कलर की वैल्यू क्या होगी? सपोज ऑरेंज इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ फ्रूट क्लास, तो उसमें कलर क्या हो गया? ऑरेंज हो गया. और टेस्ट क्या हो गया? स्वीट एंड सॉर हो गया. सिमिलरली अगर हमने ऑब्जेक्ट एप्पल लिया, एप्पल इज एन ऑब्जेक्ट, तो कलर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा. और टेस्ट क्या हो जाएगा? स्वीट हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं, they have their own value of data members. डेटा मेंबर की उनकी खुद की वैल्यू होती है. Suppose this is an example of a program class. अब इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं और फिर हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर में और क्लास में दोनों में क्या डिफरेंस है. सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं. ये प्रोग्राम क्या कह रहा है. मैंने C++ का कंपाइलर यहाँ ऑन किया हुआ है, TC7.
देखो सबसे पहले हम वही दो फाइलें हम यहाँ डिफाइन करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे, जब भी हम कोई सी प्लस प्लस में फाइल बनाएंगे तो उसको हम डॉट सीपीपी, उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट सीपीपी से हम उसको सेव करेंगे। और सी में हमने stdio.h को यूज किया, यहाँ पर हम stdio. यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे iostream.h हेडर फाइल को हम यूज करेंगे। फोनियो का फंक्शन वही है जो हम सी में यूज करते हैं, वैसे हम यहाँ पर इसको सी प्लस प्लस में यूज करेंगे। सबसे पहले क्लास कैसे बनाएंगे हम, क्लास हमने बनाई, अब आप देखें दिस इज द क्लास, आप इस विंडो में देखेंगे क्लास, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है दिस होल इज अ क्लास, ये पूरा का पूरा क्लास है। ये पूरा क्लास है, क्लास स्टूडेंट, क्लास एक कीवर्ड है, ठीक है। स्टूडेंट हमने उस क्लास का नाम रख दिया। इसके अंदर हमने तीन वेरिएबल डिफाइन किए, नेम कैरेक्टर टाइप का, रोल नंबर इंटीजर टाइप का, एंड मार्क्स फ्लोट टाइप के, जो हमने स्ट्रक्चर में किए थे सेम हमने यहां पर भी किए हैं। फर्क क्या है दोनों में अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हमने यहाँ एक पब्लिक डिफाइन किया, दिस इज नोन एज एक्सेस स्पेसिफायर इन केस ऑफ क्लास, void रीड डेटा, ये हमने एक फंक्शन बनाया। void डिस्प्ले, ये हमने दूसरा फंक्शन बनाया। तो हमने क्या किया इस क्लास में, तीन हमने डेटा मेंबर्स डिफाइन किए, नेम रोल नंबर मार्क्स, और दो हमने मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया, वन इज रीड डेटा एंड अदर इज डिस्प्ले। तो एक डिफरेंस तो हमारा यहीं पर क्लियर हो गया कि हमने दोनों चीजों को एक साथ डिफाइन किया और उसका नाम हमने क्या रख दिया, स्टूडेंट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डेटा एनकैप्सुलेशन। अब यहां पर पब्लिक डिफाइन कर दिया हमने, इसका मतलब रीड डेटा और डिस्प्ले डेटा क्या है, पब्लिक है। यहां इन तीनों वेरिएबल्स के ऊपर हमने कुछ नहीं लिखा, तो यहां क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट इट इज प्राइवेट, और स्ट्रक्चर में क्या था, बाय डिफॉल्ट पब्लिक था। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया हमारा। नाउ अब इसको हम पहले एक प्रोग्राम को समझ लेते हैं। तीन वेरिएबल हमने डिफाइन किए, रीड डेटा में हमने क्या किया, सी आउट नेम, सी इन नेम, सी आउट रोल नंबर, सी इन रोल नंबर, सी आउट मार्क्स, सी इन मार्क्स। तो हमने तीनों वेरिएबल्स को रीड डेटा फंक्शन में रीड कर लिया। डिस्प्ले, डिस्प्ले में हमने सी आउट नेम, सी आउट रोल नंबर एंड सी आउट मार्क्स, तीनों को हमने डिस्प्ले फंक्शन में प्रिंट मॉनिटर पे डिस्प्ले कर दिया। तो एक चीज तो हमें यहां ये ध्यान रखनी है कि जो प्राइवेट मेंबर्स हैं हमारे, नेम रोल नंबर मार्क्स, वो कहां यूज होंगे, सिर्फ और सिर्फ रीड डेटा और डिस्प्ले डेटा में। क्लास से बाहर भी अगर हमें इन तीनों को यूज करना है तो हम केवल रीड डेटा और डिस्प्ले की हेल्प से ही हम उनको यूज कर पाएंगे, डायरेक्ट हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्राइवेट क्या डिफाइन किया हमने, पब्लिक क्या डिफाइन किया हमने, पब्लिक फंक्शंस प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूज कर सकते हैं सेम क्लास के, ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। नाउ void मेन, मेन फंक्शन पे आ गए हम। क्लियर स्क्रीन हम यूज करते हैं हमेशा ही। स्टूडेंट s1 कॉमा s2, अब ये देखो ये क्या किया, वहां हमने क्या लिखा था, स्ट्रक्ट स्टूडेंट s1 s2, हम यहाँ स्ट्रक्ट अब यूज नहीं होगा, हम क्लास को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं एज ए डेटा टाइप। तो स्टूडेंट s1 कॉमा s2 क्या हुआ, s1 एंड s2 आर द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास स्टूडेंट। सी आउट, एंटर डेटा ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, s1 डॉट रीड डेटा, s1 डॉट रीड डेटा। अब ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम रीड डेटा फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सी आउट, एंटर डेटा ऑफ सेकेंड स्टूडेंट, अब सेकेंड स्टूडेंट है तो दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे हम, s2 डॉट रीड डेटा, दिस इज s2 डॉट रीड डेटा। नाउ द डेटा ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज, अब हमें क्या करना है, डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले फंक्शन कॉल करेंगे हम क्लास का डिस्प्ले फंक्शन। अगर हमें फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना है तो s1 की हेल्प से डिस्प्ले होगा, और अगर हमें सेकंड स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले करना है तो हम s2 की हेल्प से कॉल करेंगे। यहाँ हम फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं तो s1 डॉट डिस्प्ले, सेकंड स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले कर रहे हैं हम यहाँ पर तो s2 डॉट डिस्प्ले। दिस इज हाउ वी कैन create a class
and we can call the public data members of the class in our public data members of the class in the main function. Now how we will execute this program? Same जैसे हम C का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं वैसे हम C++ का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करेंगे. कंट्रोल F9, एंटर डेटा ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट. सपोज मैंने लिख दिया नेम, क्या लिखा मैंने? अमित. रोल नंबर 101, मार्क्स 75. ये फर्स्ट स्टूडेंट का डेटा डिस्प्ले होगा. कहां स्टोर होगा? S1 ऑब्जेक्ट में. डेटा ऑफ सेकंड स्टूडेंट राम. रोल नंबर मैंने लिख दिया सपोज 102. मार्क्स हमने लिख दिए 95. ओके, ये तीनों चीज कहां स्टोर हो जाएंगी? ऑब्जेक्ट S2 में, राइट. अब जब हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो जो हमने S1 डॉट डिस्प्ले लिखा था उसमें क्या हुआ? अमित 101 75 डिस्प्ले हो गया. और जब हमने S2 से डिस्प्ले करा था उसमें राम 102 और 95 डिस्प्ले हो गया. This is how we can create, we can read the data, we can display the data of in a class, right? क्लास मुझे लगता है आपको एक छोटा सा एग्जांपल है, ये शायद समझ आ गया होगा. नहीं तो थोड़ा सा और हम आगे बहुत डिटेल में करेंगे. थोड़ा बहुत अगर अब क्लियर हुआ है तो आगे जाके और ज्यादा क्लियर होगा. ठीक है. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको एक बार थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन करके बता देता हूं दोनों में. स्ट्रक्चर में और क्लास में हमने क्या क्या चेंज किया, राइट. तो हम एक बार वापस स्ट्रक्चर वाले प्रोग्राम पे चलते हैं. ये स्ट्रक्चर का प्रोग्राम है और ये हमारा क्लास का प्रोग्राम है. देखो दोनों में फर्क क्या है. एक तो हमने यहाँ stdio.io.h इंक्लूड किया है, यहाँ हम iostream.h इंक्लूड कर रहे हैं. ठीक है. स्ट्रक्ट स्टूडेंट, यहाँ हमने क्या लिखा? क्लास स्टूडेंट. तीन वेरिएबल यहाँ हमने डिफाइन किए, यहाँ भी हमने तीनों सेम वेरिएबल डिफाइन किए. बस यहाँ हमें नोट क्या करना है कि जो हम क्लास में डिफाइन कर रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, जो हम स्ट्रक्चर में डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है. और यहाँ हमने कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, बट यहाँ पर हमने दो फंक्शंस भी डिफाइन किए. व्हाई वी नीड दिस फंक्शन? टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ दिस क्लास. ठीक है. अब मेन में चलते हैं. मेन में देखें क्या होता है. यस, क्लास को हम यहाँ भी स्ट्रक्चर को भी हमने ब्रैकेट क्लोज किया और सेमीकोलन लगाया. क्लास को भी हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे. देखो मेन में सेम, मेन में वही है जैसे हमने स्ट्रक्चर को रीड किया वैसे ही हमने क्लास को रीड किया. बट मेन में हम यहाँ क्या कर रहे हैं? S1 डॉट नेम डेटा मेंबर्स को हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं मेन में स्ट्रक्चर के. बट यहाँ पर हम डेटा मेंबर्स को डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे, हम मेंबर फंक्शंस को यूज कर रहे हैं. चलो एक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ क्या होता है. सपोज मैंने लिख दिया सी इन S1 डॉट नेम, राइट. अब देखें क्या होता है. क्या है S1 डॉट नेम? क्या है? नेम इज द प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास, राइट. अब देखते हैं क्या कहता है क्लोज. वन एरर आ गई. अब हमारी वन एरर कौन सी है देखते हैं. स्टूडेंट नेम इज नॉट accessible. स्टूडेंट नेम इज नॉट accessible here because we have defined the name as private. We cannot access the private data member of a class outside the class directly. इसीलिए हमने इन प्राइवेट डेटा मेंबर्स को यूज करने के लिए क्या यूज किया? S1 डॉट रीड डेटा, S1 डॉट रीड डेटा, S2 डॉट रीड डेटा. तो मुझे लगता है शायद आपको अभी समझ आ गया होगा कि क्लास हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम उसको रीड करेंगे डेटा को, कैसे हम डिस्प्ले करेंगे और क्या क्या डिफरेंसेस हैं स्ट्रक्चर में और क्लास में. मेन डिफरेंसेस, राइट. अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. इनहेरिटेंस. द सेकेंड फीचर इज इनहेरिटेंस, राइट. हमने क्या कर लिया? क्लास कर लिया हमने, डेटा एनकैप्सुलेशन का आइडिया हो गया हमें और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का आइडिया हो गया हमें. नाउ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस में मैंने आपको कल भी बताया था, लास्ट लेक्चर में भी बताया था. इट ऑफर्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड. हाउ? इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू क्लास called derived class from existing class or base class.
एक हमारे पास पहले से बनी क्लास है, उसी क्लास के फीचर हम किसी दूसरी क्लास में अगर यूज करना चाहते हैं तो that is possible with the help of inheritance and it is called reusability of code. Derived class inherits all the capabilities का मतलब क्या है यहाँ पर, members, चाहे वो डेटा मेंबर हैं चाहे वो मेंबर फंक्शंस हैं जो प्राइवेट नहीं है of the class but can add its own functionality. मीन्स जो हम एक नई क्लास बना रहे हैं प्रीवियस क्लास को यूज करके, तो वो नई क्लास में क्या होगा, प्रीवियस क्लास के वो सारे डेटा मेंबर्स जो प्राइवेट नहीं है वो तो आएंगे ही आएंगे, और जो नई क्लास है वो अपनी खुद के मेंबर्स भी ऐड कर सकती है. एंड रिफाइनमेंट्स ऑफ इट्स ओन, राइट. बेस क्लास में भी नोन एज पेरेंट्स क्लास, जो हमारी पहली क्लास थी, जो हमारी पुरानी क्लास थी, उसको हम पेरेंट क्लास कहेंगे, और जो हम नई क्लास बना रहे हैं उसको यूज करके उसको हम चाइल्ड क्लास कहेंगे. रीयूजिंग एग्जिस्टिंग कोड सेव्स टाइम्स. यस, हमें बहुत सारी चीजों को दोबारा दोबारा नहीं लिखना पड़ता, हमें दोबारा दोबारा बहुत सारे फंक्शंस नहीं बनाने पड़ेंगे. Reusing existing code saves times and money and increase a program's reliability. An important result of reusability is the ease of distributing class libraries. अब हमारे पास अगर हम reusability कर पा रहे हैं तो हमारे पास लाइब्रेरी क्रिएट हो जाएगी. हमने एक स्टूडेंट क्लास बना दी, ठीक है, हमने एक फादर क्लास बना दी, हमने एक मदर क्लास बना दी. तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्लास बना के सेव कर दी. अगर हम कोई नई क्लास उससे डिराइव करना चाहते हैं तो वो हमारे पास बेस क्लास तो है ही, हमें केवल डिराइव्ड क्लास को यूज करना है, बनाना है. An important result of reusability is the ease of distributing class libraries. A programmer can use a class created by another person or company and without modifying it derive other class from it. हमने क्या किया, हम ये भी कर सकते हैं कि किसी और की बनाई हुई क्लास को हम डायरेक्ट यूज कर लें और उसके अंदर अपनी फंक्शनैलिटी को ऐड करके एक नई क्लास डिराइव कर दें. तो हमारा बहुत सारा एफर्ट्स, हमारे बहुत सारा टाइम हमारा बच जाएगा. जो हमारी बेस क्लास थी उसको हम दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा. A familiar example of multiple inheritance is child inheriting the characteristics of the parent. एक रियल लाइफ का एग्जांपल है हमारा, मदर फादर से चाइल्ड. चाइल्ड में हम हमेशा कहते हैं कि चाइल्ड के अंदर हमेशा मदर और फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, प्रॉपर्टीज आती हैं, फीचर्स आते हैं. दैट इज इनहेरिटेंस. सो वहां से इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हमने यहाँ यूज किया है C++ में. एक और एग्जांपल यहाँ हमारे सामने है, स्टूडेंट. यहाँ हमने एक स्टूडेंट क्लास बना दी, स्टूडेंट की बेसिक डिटेल हम यहाँ स्टोर कर देंगे. अब स्टूडेंट आर्ट का भी हो सकता है, साइंस का भी हो सकता है, कॉमर्स का भी हो सकता है. तो आर्ट्स जब हम बना रहे हैं एक नई क्लास, तो क्या होगा, आर्ट्स के अपने फीचर यहाँ आएंगे और स्टूडेंट्स के फीचर को वो यहाँ से यूज करेगा. सिमिलरली साइंस बना दी हमने, साइंस में इंग्लिश कॉमन सब्जेक्ट होता है तो इंग्लिश को हम यहाँ डिफाइन कर देंगे, बाकी जो फर्दर सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ मेडिकल में मेडिकल के डिफाइन कर देंगे, नॉन मेडिकल में नॉन मेडिकल के सब्जेक्ट्स डिफाइन करेंगे, और बायोटेक में बायोटेक के सब्जेक्ट्स हम डिफाइन करेंगे. तो क्या हुआ, स्टूडेंट इज द बेस क्लास, आर्ट साइंस एंड कॉमर्स आर द डिराइव्ड क्लासेस. सिमिलरली हम ये कह दें, अगर हम इसको देखें सिर्फ साइंस को और इनको, साइंस इज द बेस क्लास, मेडिकल नॉन मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी आर द डिराइव्ड क्लासेस. तो अगर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को समझना चाहें तो दिस इज base class, science is intermediate base class, and non-medical, medical and biotechnologies are the derived classes. या हम स्टूडेंट को सुपर बेस क्लास भी कह सकते हैं, साइंस को बेस और इनको डिराइव्ड क्लास भी कह सकते हैं, तो इसको इंटरमीडिएट बेस क्लास भी कह सकते हैं. तो दिस इज हाउ वी कैन इंटरप्रेट द इनहेरिटेंस. दिस father mother child is known as multiple inheritance. There are several types of inheritance. Mainly 5 types of inheritance are there जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. तो this is an example of multiple inheritance and this is an example of hierarchical inheritance. Next, polymorphism, another important feature of C++. It means one thing can behave differently in different situations. एक ही चीज है हमारे पास बट वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रिजल्ट दे रहा है हमें. दिस इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म. वन वे ऑफ डूइंग दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग. फंक्शन ओवरलोडिंग हमने सी लैंग्वेज में भी किया है,
यहाँ पर हम एक बार फिर अभी एग्जांपल करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग कैसे होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स मोर देन वन फंक्शन with same name can be there in a program but having different signatures। एक फंक्शन नाम सेम है उस फंक्शन का, बट उस एक से ज्यादा बार हम उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम सब कुछ ये पॉसिबल नहीं है कि एक सेम नाम का फंक्शन एक से ज्यादा बार हम अपने प्रोग्राम में यूज करें, बट हमने इसको पॉसिबल कैसे किया, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हमने उसमें क्या चेंज किया, कुछ ना कुछ तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा। हमने उसके अंदर क्या चेंज किया, हमने या तो उसके नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर दिया, या आर्ग्यूमेंट्स के नंबर सेम है तो टाइप को चेंज कर दिया, या टाइप भी सेम है तो उनके ऑर्डर को चेंज कर दिया। इसका एग्जांपल हम आगे देखेंगे। इनको हम कहते हैं सिग्नेचर, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट और ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जांपल ऐड, देखिए ऐड फंक्शन है अब हमारे पास। इट मे बी यूज्ड फॉर एडिंग टू नंबर्स, राइट, इफ ऑपरेटेड ऑन इंटीजर फ्लोट टाइप। अगर इंटीजर और फ्लोट हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं तो ऐड फंक्शन क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। Same function add will perform concatenation if argument is of type character। अगर हमारे आर्ग्यूमेंट करेक्टर टाइप के हैं तो उन दोनों को ऐड नहीं कर पाएगा वो फंक्शन, क्योंकि वो करेक्टर ऐड नहीं होंगे। तो करेक्टर को ऐड फंक्शन क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा, उनको आपस में जोड़ देगा, कॉन्कैटिनेट कर देगा, एक के बाद दूसरा अपेंड कर देगा। Overloaded function or member functions are selected for invoking on the basis of matching argument in terms of both type and number of argument। तो जब कोई फंक्शन कॉल हो रहा है, ऐड फंक्शन जब हम कॉल कर रहे हैं, तो अगर हमारे प्रोग्राम में एक से ज्यादा ऐड फंक्शन है तो कंपाइलर कैसे किस फंक्शन को कॉल करेगा, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, राइट। नेक्स्ट, ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अनदर वे टू अचीव पॉलीमॉर्फिज्म। एक और पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने का तरीका है जिसको हम क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये हम आगे पढ़ेंगे, सिलेबस में है हमारे। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। वन इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड अदर इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ compile time polymorphism is achieved with the help of function overloading and operator overloading। होता क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल में करेंगे इसको। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अगेन second type of polymorphism can be achieved by using virtual functions and pointer to object। now this is an example of programming example of function overloading। function overloading कैसे हम करेंगे, देखो पहले हम इसको समझ लेते हैं। iostream.h इंक्लूड किया, conio किया, यहाँ पर हम स्ट्रिंग को ऐड कर रहे हैं, स्ट्रिंग के फंक्शंस हम यूज करेंगे string.h, क्योंकि हमें concatenate यूज करना है। यहाँ हमने तीन फाइल इंक्लूड कर दी, उसके बाद हम 1 2 3 4 5 फंक्शंस को हमने यहाँ डिफाइन किया है। मेन से पहले जब हम किसी फंक्शन की डेफिनेशन को लिखते हैं या डिक्लेयर करते हैं हम किसी फंक्शन को, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन। क्यों, ताकि मेन कंपाइलर को ये पता लग जाए कि ये जो 5 फंक्शन हैं ये आगे कहीं ना कहीं हमारे प्रोग्राम में डिफाइन किए गए हैं। दैट्स व्हाई वी हैव टू डिक्लेयर फंक्शन प्रोटोटाइप बिफोर मेन फंक्शन, राइट। अब देखो मेन में हमने यहाँ पहले फंक्शन देख लेते हैं, इंटीजर ऐड। इंटीजर ऐड क्या किया हमने, दो इंटीजर टाइप के ऐड कर दिए, रिटर्न ए प्लस भी हो गया। सेकेंड ऐड में हमने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का और एक डबल टाइप का वेरिएबल ले लिया, रिटर्न ए प्लस भी हो गया। थर्ड में हमने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी, तीन हमने इंटीजर टाइप के वेरिएबल ले लिए, आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, तीनों को ऐड कर दिया। फोर्थ ऊपर दिया हुआ है, देखो ऊपर ऐड डबल ए डबल बी, अब भी दो हैं बट दोनों का टाइप क्या है, डबल हो गया। अब फिर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं बट दोनों करेक्टर टाइप के हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे पास चार ऐसे ऐड फंक्शन है जिनके अंदर दो आर्ग्यूमेंट हैं, बट किसी भी ऐड फंक्शन के आर्ग्यूमेंट सेम नहीं है। पहले में दो इंटीजर हैं, फिर एक इंटीजर एक डबल है, फिर दो डबल हैं और लास्ट वाले में दो करेक्टर हैं। तो हमने क्या करा कि एक ही प्रोग्राम में 5 ऐड फंक्शन डिफाइन किए, बट उन सबके आर्ग्यूमेंट्स या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग हैं या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट अलग है। ठीक है ना। सो दिस इज पॉसिबल एंड दिस इज नोन एज
function overloading. When the same program has multiple functions of the same name but with different signature, this is known as function overloading. देखो अब ये प्रोग्राम रन कैसे होगा हमारा, देखिए हम प्रोग्राम ओपन करते हैं, फाइल ओपन फंक्शन ओवरलोडिंग, यस सेम प्रोग्राम है हमारा ये, मैंने इसको ओपन कर लिया हमारे कंपाइलर में TC7 में। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूं आपको, देखो कंट्रोल F9, देखो फंक्शन 1 सम ऑफ 10 एंड 20, देखो मेन प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है हमारा, क्लियर स्क्रीन हो गया। पहले सम ऑफ 10 एंड 20 इज एड 10, 20, क्या कॉल होगा, 10 और 20 क्या है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, तो फंक्शन नंबर 1 कॉल हो गया हमारा, यहां पर भी आ गया फंक्शन 1 सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। सेकेंड सी आउट स्टेटमेंट में हमने क्या किया, 10, 20, 30 तीन आर्ग्यूमेंट पास कर दिए, तीन पैरामीटर पास कर दिए हमने, ठीक है, और तीनों क्या इंटीजर टाइप के हैं, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन नंबर 2 जिसके अंदर हमने तीन इंटीजर दिए थे आर्ग्यूमेंट में, और तीनों का सम हो गया 60। नाउ सम ऑफ 10 एंड 20.5 मींस पहली वैल्यू हमारी क्या है, इंटीजर, और दूसरी वैल्यू क्या है, डबल या फ्लोट, ठीक है, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला फंक्शन कॉल होगा हमारा, थर्ड वन वाला, एंड आउटपुट इज अवर 30.5। नाउ लास्ट फोर्थ सी आउट स्टेटमेंट में क्या है, 10.5 है और 20.5 है, दोनों डबल टाइप के हो गए या फ्लोट टाइप के हो गए, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ये वाला ऊपर वाला, डबल एड डबल ए कॉमा डबल बी, तो और आउटपुट हमारी आ गई 31। नाउ द सम ऑफ गुड एंड मॉर्निंग इज एड गुड, और यहाँ क्या है, मॉर्निंग, दो वैल्यूज पास की हमने, दोनों क्या है, स्ट्रिंग टाइप की, यानी कि कैरेक्टर एरे टाइप की, तो लास्ट वाला जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था, दिस वन, इट विल बी कॉल्ड एंड द आउटपुट इज कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कैट फंक्शन यूज किया हमने यहाँ पर, स्ट्रिंग कैट यूज किया है, तो ए के आगे बी, ए में क्या है, ए में गुड है और बी में मॉर्निंग है, तो हमारा आउटपुट क्या आया, गुड मॉर्निंग। दिस इज हाउ फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी incorporated into our programs. Now, मुझे लगता है अब आपको ये समझ आ गया होगा, ये हम आगे करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। थैंक यू स्टूडेंट।